हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर सुनीता इन स्पेस। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे स्पेस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन ये मैं रखता हूं कि आप इस इमेज में क्या देख रहे हैं। इस इमेज में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आपको करना ये कि एक नोटबुक लेके बैठना है और अभी उसमें नोट डाउन करिए कि आप इसमें कौन सी चीजें देख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पॉइंट आउट करूं, अगर आपने अभी तक लिख लिया है, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है, इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो वीडियो को यहीं पॉज करिए, अपनी नोटबुक लेकर के आइए, इस इमेज को देखिए और बताइए कि आप इसमें क्या क्या देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक लिख लिया होगा। तो अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक मून, स्टार बहुत सारे, और यहां पर हमको एक कॉमेट भी दिखाई दे रहा है, या मीटियोराइट भी कहते हैं इसको। अब आपको अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। नेम द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। जो इमेज आपने देखी, अभी जो आपने पिक्चर देखी, उसमें आपको स्काई में सबसे बिगेस्ट ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दिया। इज इट द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो द ब्राइटेस्ट। क्या जो सबसे बिगेस्ट ऑब्जेक्ट था वो ही सबसे अधिक चमकीला भी था। वॉट आर द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड। और जो छोटे छोटे टाइनी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखे उसमें, उसे आप क्या कहते हैं। और ऑल टाइनी ऑब्जेक्ट सिमिलर एंड शाइन इक्वली। क्या सारे जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं और एक बराबर चमकते हैं। वॉट डू यू थिंक इज नियरर टू अस। आपको क्या लगता है, ये जो सबसे चमकीला चीज आपको उस पिक्चर में दिखाई दी, या जो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों में से कौन से आपके ज्यादा पास है, आपके करीब है, आपको क्या लगता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप अपने नोटबुक में दीजिए, तभी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस सारे क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक आपसे क्वेश्चन है, विच इज फार्दर। इसमें से कौन सा अधिक दूर है, मून और मुंबई। जी हाँ, वैसे तो ये मजाक में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन आपको सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि मून को तो आप अपनी आंखों से बड़े आराम से देख सकते हैं, लेकिन मुंबई को आप नहीं देख सकते। ऐसा क्यों, और कौन सी चीज ज्यादा पास है, कौन सी जगह ज्यादा पास है, मून या मुंबई। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हैं कि जब भी आपको अपने घर के आसपास जाना होता होगा, या पार्क में, या छोटे मोटे सामान लाने घर के आसपास, तो फिर आप कैसे जाते हैं। तो आप या तो वॉकिंग करते हुए जाते हैं, या शायद कभी कभी दौड़ते हुए भी चले जाते होंगे। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है, छोटी दूरी पर जाना है, तो आप कैसे जाते हैं, फिर आप साइकिल का यूज करते होंगे। वहीं अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो फिर आप कैसे जाते हैं, तो आप अपने व्हीकल का, पेट्रोल डीजल व्हीकल का, गाड़ियों का या ट्रेन का यूज करते हैं। अगर आपको बहुत लंबी दूरी पर जाना है तो फिर आप कैसे जाते हैं। इसके लिए आप ट्रेन का या प्लेन का यूज कर सकते हैं। अभी जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक टूथपेस्ट के डब्बे से एक प्लेन का मॉडल बनाया गया है। स्टूडेंट्स, आप भी ऐसा बना सकते हैं। लेकिन आपको जब स्पेस में जाना होता है तो आप किस गाड़ी का यूज करते हैं। तो हम जिस व्हीकल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्पेस शटल। जी हाँ, उसे बोला जाता है स्पेस शटल। स्पेस शटल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग ठीक से लिख नहीं पा रहे, स्पेस शटल। आइए हम लोग स्पेस ट्रैवल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
तो जैसा कि आप दिवाली में एक रॉकेट देखते हैं, वो आसमान में जाता है और फिर वो फट जाता है, तो जो हमारा स्पेस रॉकेट होता है, जो स्पेस शटल होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पर बना होता है, इसी रूल के हिसाब से बना होता है, इसी नियम के हिसाब से बना होता है। तो इसके पहले कि हम स्पेस शटल को समझे, हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उनका आंसर देना होगा। फिर से मैं आपसे कहूंगा, वीडियो को यहीं पॉज करिए और जाइए अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस के आंसर पता करिए और लिखिए, ठीक है। तो व्हाट इज बर्निंग इनसाइड द क्रैकर? क्रैकर के अंदर यानी उस पटाखे के अंदर, उस रॉकेट के अंदर क्या कौन सा फ्यूल जल रहा है, कौन सी चीज है जो कि जलती है, जिसकी वजह से उसमें से आग निकलती है। वेयर डज इट गो? आग लगने के बाद ये रॉकेट या आपका ये क्रैकर कहाँ चला जाता है? आप सभी जानते हैं ये ऊपर की तरफ चला जाता है। डज इट कम डाउन? क्या फिर ये ऊपर की ओर जाने के बाद ये ऊपर ही ऊपर निकल जाता है धरती के बाहर, या फिर नीचे आ जाता है? वाई कम्स डाउन? और आपको ये बताना है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे क्यों आता है। तो हम लोग आइए देखते हैं स्पेस रॉकेट के बारे में। स्पेस रॉकेट वर्क्स ऑन सिमिलर कंसेप्ट। स्पेस रॉकेट भी इसी कंसेप्ट पर काम करता है जिस कंसेप्ट पे आपके छोटे से रॉकेट काम करते हैं, बट लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि सारे प्लैनेट, सारे स्टार, बल्कि हर चीज की दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। अब जो चीज भारी होती है वो चीज मूव कर जाती है, जो हल्की होती है वो मूव नहीं कर पाती। अब जब अर्थ हर चीज को अपनी ओर खींच रही है तो एक स्पेस शटल जो उड़ने की कोशिश करता है उसको भी अपनी ओर खींचती है। तो फिर वो अर्थ की पकड़ से कैसे बाहर निकल जाता है? वो इसलिए बाहर निकल जाता है क्योंकि वो बहुत स्पीड से उड़ता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हो और आपके दोस्त आपका हाथ पकड़ लें तो आप नहीं भाग पाते हैं, लेकिन अगर आप पूरी ताकत लगा देंगे तो शायद उनकी हाथ से आप छूट जाएंगे। तो हम लोग लॉन्चिंग ऑफ स्पेस शटल को देखते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें कि आप लॉन्चिंग ऑफ स्पेस शटल देख रहे हैं। ये स्पेस शटल है जिसे कि नासा के द्वारा बनाया गया है। नासा अमेरिका की यूएसए की स्पेस एजेंसी है। आपको ये बताना है कि जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है। ये देखिए ये स्पेस शटल उड़ गया। अभी यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स की रॉकेट का एक हिस्सा रॉकेट से अलग हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या और ये कौन सा हिस्सा अलग हुआ। आइए देखिए। अब ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो चीज आपको टैंकर जैसी एक दिख रही है, एक्चुअली ये फ्यूल टैंक है। यानी कि जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी में एक फ्यूल टैंक होता है, जिस टैंक में, जिस टंकी में सारा पेट्रोल भरा होता है, तो इस यहाँ जो स्पेस शटल है उसका जो फ्यूल होता है, जो भी हम लोग पढ़े अभी, फ्यूल जो भी होता है, तो वो सारा अधिकतर फ्यूल इसी टैंकर में भरा होता है यहाँ पर। तो जब ये बहुत तेजी से बहुत सारा ये जलता हुआ जब ये रॉकेट ऊपर जाता है तो एक पॉइंट के बाद ये फ्यूल खत्म हो जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो एक पॉइंट के बाद ये फ्यूल खत्म हो जाता है, सारा जितना फ्यूल इसमें रखा होता है। तो जब वो खत्म हो जाता है फिर इस टैंकर को ऊपर लेके जाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत भारी होता है तो इसका वजन फालतू का रॉकेट लॉन्चर लेके जाता है, उसकी वजह से उसको दिक्कत होगी।
तो जब फ्यूल खत्म हो जाता है इस टैंकर में, तो ये रॉकेट लॉन्चर इस टैंकर को भी नीचे गिरा देता है। ओके, तो यही चीज यहां पर हो रही है। अभी आप देखिएगा इसको, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इस पॉइंट पर ये फ्यूल टैंक अलग हो गया स्पेस शटल से। अब ये फ्यूल टैंक नीचे गिर गया और आपका स्पेस शटल ऊपर चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से एक स्पेस शटल स्पेस में छोड़ा जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमें अब इस हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रेवल के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रेवल क्या चीज है? तो देखिए, फर्स्ट स्पेस लॉन्च कब हुआ था? स्पुतनिक 1 में। स्पुतनिक 1 के तो क्या हुआ था, किस कंट्री ने किया था? यूएसएसआर। तो यूएसएसआर कौन सी कंट्री है? यूएसएसआर असल में वही कंट्री है जो अभी इसको हम लोग रशिया बोलते हैं। रशिया का ही एक बड़ा रूप था यूएसएसआर। ठीक है, बाद में ये टूट कर रशिया बना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यूएसएसआर अभी फिलहाल रशिया। ठीक है, तो यानी कि रशिया के द्वारा भेजा गया था। वैसे सही नेम होगा अगर हम लोग बोलेंगे कि यूएसएसआर द्वारा भेजा गया था। ओके, तो स्पेस फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर कौन था? यूरी गैगरिन, यूरी ए गैगरिन। ठीक है, कौन से स्पेस उनका जो शिप था या जो शटल था उसका क्या नाम था? वॉस्टॉक 1। कौन सी कंट्री ने भेजा था? यूएसएसआर अगेन। फर्स्ट इंडियन स्पेस ट्रेवलर कौन था? इंडियन स्पेस ट्रेवलर कौन था? राकेश शर्मा। याद रखना चाहिए आपको। किस स्पेस शटल में गए थे? सोयूज T11। किस कंट्री के थे वो? इंडिया के थे। फर्स्ट वुमेन स्पेस ट्रेवलर कौन थी यहाँ पे वर्ल्ड में? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। किस स्पेस शटल में गई थी? वॉस्टॉक 6। कौन सी कंट्री से थी? यूएसएसआर। फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, स्पेस में फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? इंडियन वुमेन, ओके, कल्पना चावला। ओके, ये इंडियन थी। ओके, तो आपको ये सब चीजें नाम याद होने चाहिए। खास तौर से ये फर्स्ट इंडियन स्पेस ट्रेवलर राकेश शर्मा और फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वेलेंटीना तेरेस्कोवा और ओवरऑल सबसे पहला ह्यूमन इन स्पेस यूरी ए गैगरिन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ ईयर नहीं लिखा है। आप लोग एक काम कर सकते हो होमवर्क कि अगर आप लोग ईयर भी पता कर ले तो आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी काफी। ओके, नाउ स्पेस वॉकर, द स्पेस वॉकर, हम लोग सुनीता विलियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाउ लेट अस, यहां हम लोग सुनीता विलियम के बारे में थोड़ा सा जानने जा रहे हैं। ओके, आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं। सुनीता विलियम्स पैटर्नल एंसेस्ट्री इज फ्रॉम महसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, इंडिया। वो महसाना डिस्ट्रिक्ट के मूल रूप से थे, उनके पेरेंट्स थे, लेकिन वो लोग जाके यूएसए बस गए। Graduated in 1983, she belongs to a bachelor's degree in physical science from the United States Naval Academy and masters in engineering and management. Okay.
She was inducted in United States Navy and she was selected as an astronaut by NASA in 1998. Is a veteran of 2 space missions. She has more than 3,000 flight hours in her credit and has flown in over 30 aircraft styles. Williams was launched into the International Space Station on December 9, 2006. Later, it was reported that she took a copy of Bhagavad Gita, Lord Ganesh idol and samosas with her into the space. Doing around 7 spacewalks, she holds the record for maximum number of spacewalks by a woman. She also holds the record of longest amount of spacewalk time, 50 hours 40 minutes. She has spent around 322 days in a 2 shuttle mission. On April 16, 2007, she became the first woman to run the Boston Marathon from space. Sunita Williams was awarded the Sardar Vallabhbhai Patel Vishwa Pratibha Award in year 2007. ओके, तो हम लोगों ने सुनीता विलियम्स के बारे में जाना. नाउ लेट अस, अब आपको उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. अगर आपने पिछले उनके बारे में ठीक से नहीं देख पाए तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके उनके बारे में देख सकते हैं और फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. नेम द प्लेस वेयर सुनीता विलियम इज वर्किंग. आपको बताना है कि वो प्लेस का नाम जहां सुनीता विलियम वर्क कर रही हैं. सुनीता विलियम इज, वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है, क्या कहते हैं उनको. वेयर इज शी वर्किंग एज एन ऑफिसर. एज एन ऑफिसर वो कहां पर काम कर रही हैं. व्हाट इज हर पोस्ट रैंक इन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी. यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में उनकी पोस्ट रैंक क्या है. हाउ मेनी डेज सुनीता स्टे इन स्पेस. स्पेस में सुनीता कितने दिन रही, ठीक है, आपको बताना. व्हेन डिड सुनीता गो इनटू द स्पेस, वो स्पेस में कब गई. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पिछले वाले हिस्से में मिल जाएंगे. अगर आप नहीं देख पाए तो दोबारा बैक जाइए, उसको देखिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि लाइफ इन स्पेस कैसी होती है. ओके, हम मतलब लाइफ इन स्पेस से मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो एक्चुअली वो किस तरीके से वहां सरवाइव कर रहा है, क्या उसका लाइफ है. ओके, तो इससे पहले कि हम लाइफ इन स्पेस को समझे, हमें एक चीज के बारे में और जानना होगा. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं ISS. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे एक जगह है या कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, एक मशीन है, एक तरह का व्हीकल है, बड़ी सी गाड़ी है जो कि स्पेस में बनाई गई है, जो कि धरती का चक्कर लगाती रहती है एक सैटेलाइट की तरीके से. और उसमें इतनी जगह है कि कोई भी यहां से एस्ट्रोनॉट जाता है तो वहां पे लोग रह करके स्पेस में रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि स्पेस में चीजें कैसे होती हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है कि धरती से आप स्पेस के बारे में बिल्कुल ठीक से नहीं जान पाते, तो इस कारण से आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर वहां पर रिसर्च करते हैं. ये देखिए, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये धरती का चक्कर लगाता रहता है. इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाते हैं और बहुत सारा रिसर्च करते हैं. तो आइए देखते हैं कि इसमें लाइफ कैसी होती है. इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लाइफ कैसी है. ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनके यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है. जैसे धरती पर ग्रेविटी होती है, हर चीज को नीचे खींचती है, तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती. तो इसी कारण से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी ग्रेविटी नहीं है. और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बाल है नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं भीगा होने पर भी, बल्कि ये उड़ रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है. ओके, तो यहां पर सबको इसी तरीके से रहना होता है. ये देखिए, ये सोने के लिए इस बैग में लोग सोते हैं. क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो लेट कर सोने का जैसी चीज नहीं होती है यहाँ पर.
अभी देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब देखिए इन्होंने इसको छोड़ दिया तो ये गिर नहीं रहा है, ये बिल्कुल तैर रहा है क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। ये देखिए यहां पर भी ये गिर नहीं रहा है, ठीक है। लोग चलते कैसे हैं, आइए देखते हैं थोड़ा। देखिए एक तरह से लोग देखिए उड़ रहे हैं एक तरह का, ये देखिए क्योंकि ग्रेविटी नहीं है इसलिए कोई गिर नहीं रहा है। ओके, कोई भी चीज नीचे नहीं जा रही है। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ लाइफ इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे मून के बारे में, ठीक है। जब मून का कैसा सिस्टम है, हम सभी जानते हैं कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ का लगातार चक्कर लगा रहा है। ये आप देखिए मून अर्थ का चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। मून जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है वो इस तरीके से लगाता है कि इसका रोटेशन, ओके, और इसका रिवोल्यूशन दोनों की स्पीड बराबर है। ओके, मतलब जो मून अपने चारों ओर जो चक्कर लगाता है यानी रोटेशन करता है, और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है यानी रिवॉल्यूशन करता है, दोनों एक ही स्पीड से घूमते हैं। इसी कारण ऐसा होता है कि आपको मून का वही फेस हमेशा दिखता रहता है, वही फेस दिखता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे अभी जो आपको हम दिखा रहे हैं, तो इसमें जो मून का जो रेड फेस है वही हमेशा अर्थ की ओर रहेगा, ठीक है। तो जब भी अर्थ से कोई देखेगा तो उसको हमेशा मून का रेड वाला हिस्सा ही दिखाई देगा, और ये वाला हिस्सा कभी भी मून का हमको दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम जब भी मून को देखते तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे मून का वही हिस्सा हम देख रहे हैं जो कभी हमने देखा था, या हम हमेशा वही हिस्सा देखते आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए हमें लगता है क्योंकि ऐसा होता ही है। और ऐसा होता क्यों? क्योंकि मून की रोटेशन और मून की रिवोल्यूशन की जो स्पीड है दोनों बराबर है, इसीलिए मून का वही हिस्सा हमेशा अर्थ की ओर रहता है। नाउ लेट अस सी। आप देख रहे हैं अर्थ की ओर हमेशा मून का वो रेड वाला हिस्सा, यानी कोई भी अर्थ से देखेगा तो उसको मून का वही रेड वाला हिस्सा दिखाई देगा। आप इस चीज को देख पा रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं? ओके, सो मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। ओके, अब मून के जैसे अर्थ के पास अपनी लाइट नहीं है, अर्थ सन की लाइट में चमकता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से मून के पास भी अपनी लाइट नहीं है, मून भी सन की लाइट में ही चमकता है। यानी मून के जिस हिस्से पर सन की लाइट पड़ती है हमको वो हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है। आप इस चीज को पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, देखिए ये मून के इस आधे हिस्से पर सन की लाइट पड़ रही है तो हमको मून का ये हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देगा। ओके, जैसे अगर हम ये मून है और इसके मून के इतने हिस्से पर मान लीजिए सन की लाइट पड़ रही है, ये हिस्से पर, ठीक है, तो हमको मून का यही हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देगा, या हमको मून जो है ऐसे कुछ दिखाई देगा। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं। ओके, नाउ लेट अस सी दिस। ये देखिए मून के जिस हिस्से पर सन की लाइट पड़ रही है मून का वही हिस्सा चमक रहा है और हमको अर्थ से वही हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। तो मून, इसीलिए हमको मून का साइज जो है वो चेंज होता हुआ लगता है। ओके, नाउ लेट अस कम हियर। ओके, अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मून का साइज अलग अलग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब मून पूरा होता है यानी फुल, यानी कि पूरा चांद चमक रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल मून।
और मून के जो घटना होता है, यानी जो उसकी साइज जो घटती जाती है, मून देखिए, आप देखेंगे तो मून की साइज घट रही है, पहले इतना बड़ा दिख रहा है, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो इस मून के साइज की घटने को हम लोग बोलते हैं वैनिंग। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, स्पेलिंग वैनिंग, मून के साइज को घटने को बोलते हैं वैनिंग। तो मून का साइज घटते घटते अंधेरी रात हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून डे। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून डे। ओके, तो एक होता है फुल मून डे और उसके अपोजिट होता है न्यू मून डे। जिस दिन कोई चांद नहीं दिख रहा होता आकाश में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून डे। तो न्यू मून डे के बाद फिर चांद का साइज, मून का साइज हम लोग बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो बढ़ने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वैक्सिंग। देखिए बढ़ रहा है ये चांद, देखिए यहाँ पे चांद का जो आपको दिख रहा है। तो एक्चुअली चांद का साइज नहीं बढ़ता है या चांद का साइज नहीं घटता है, चांद तो उतना ही रहता है, लेकिन जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है चांद के, वो हिस्सा घटता बढ़ता रहता है। तो उस हिसाब से आपको दिखता ऐसा है कि चांद का साइज घट रहा है, कम हो रहा है, ऐसा। बल्कि मतलब एक तरह से कहिए, चांद का साइज नहीं चेंज हो रहा होता है, बस कितने हिस्से पर चांद की सूरज की रोशनी पड़ रही है चांद पर, उसी हिसाब से आपको चांद का साइज घटता हुआ दिखता, बढ़ता घटता हुआ दिखता है। और ये डिपेंड, और ये ऐसा होता है क्योंकि अर्थ का रोटेशन कर रहा है मून। ओके, तो यहां पर भी आप इसी चीज को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सन यहां पर है, सन यहां है, ओके, तो सन की रोशनी देखिए ये पड़ रही है, जितने हिस्से पर पड़ रही है आपको चांद का उतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। सन की रोशनी यहाँ पड़ रही, जितने हिस्से पर पड़ रही है आपको चांद का उतना हिस्सा, देखिए यहाँ पड़ रही है, देखिए सही है, देखिए इधर भी पड़ रही है। ठीक है, अब ये इसी पोजीशन पे क्या होता है, इसी पोजीशन पे, ठीक है, कभी कभी चांद की, देखिए सूरज की रोशनी पड़ तो रही है इसकी, मान लीजिए सूरज इस जगह पर है तो उसकी रोशनी पड़ तो रही है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी के और चांद पे जो पड़े उसके बीच में अर्थ आ जाती है। तो जब अर्थ आ जाती है तो फिर क्या होता है, वहां पर लूनर एक्लिप्स हो जाता है। ठीक है, लूनर एक्लिप्स, जिसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है कि चांद के ऊपर अर्थ की परछाई पड़ती है। ठीक है, चांद के ऊपर अर्थ की परछाई पड़ती है, तो ये होता है लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो ये कब होगा, फुल मून डे के दिन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि लूनर एक्लिप्स हमेशा फुल मून डे के दिन ही होगा। ओके, क्यों, क्योंकि यही वो दिन होता है कि जब ऐसा हो सकता है कि अर्थ, आप खुद देख रहे हैं, मान लीजिए सूरज यहां पर है और चांद यहां पर है, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी चांद तक पहुंचती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ थोड़ा भी अगर ये मून अपनी मतलब रोटेट करता हुआ सामने आ जाएगा अर्थ के, तो अर्थ इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि अर्थ की परछाई मून पे पड़ने लगेगी, तो हम लोग उसको कहेंगे लूनर एक्लिप्स। ओके, तो लूनर एक्लिप्स किस दिन होता है, लूनर एक्लिप्स हमेशा फुल मून डे के दिन ही होता है। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं सोलर सिस्टम का पैटर्न। सोलर सिस्टम कैसा है, अर्थ की पोजीशन क्या है और बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। तो अभी हमने देखा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, पहले हमने देखा कि कैसे लॉन्च होता है स्पेस शटल, फिर देखा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, फिर हमने देखा मून के बारे में। अभी हम लोग मून से और आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे बाकी प्लैनेट्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अर्थ है। अच्छा, एक सवाल है, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, तो क्या और प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट हैं? अगर आप इस चीज को पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट हैं। खासतौर से जो बड़े प्लैनेट हैं उनके तो बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो आपको ये पता लगाना, एक क्वेश्चन है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून किसका है, किस प्लैनेट के पास है और उस मून का क्या नाम है। ठीक है, सबसे बड़ा मून किस प्लैनेट के पास है और वो उस मून का क्या नाम है। तो ये अर्थ है। अर्थ तो सबसे जो नजदीक का सन के प्लैनेट है वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी प्लैनेट आप यहां देख सकते हैं सबसे नजदीक। उसके बाद आता है वीनस। तो अगर हम अंदर से नंबरिंग करना शुरू करें तो पहले नंबर पर है मरकरी, दूसरे नंबर पर है वीनस, तीसरे नंबर पर अर्थ आता है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है मार्स, और फिर पांचवें नंबर पर आता है जुपिटर। अच्छा, मार्स और
जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसमें बहुत से छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं, ठीक है। अब इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। इसमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम है सीरस, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये भी एक एस्टेरॉइड है, तो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड का नाम सीरस है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। इसके जुपिटर के फिर 5वें नंबर पे आता है जुपिटर, 6ठे नंबर पर आता है सैटर्न, 7वें पर यूरेनस और 8वें पर नेपच्यून। पहले हम लोग प्लूटो को भी प्लैनेट मानते थे, लेकिन अब हम लोग प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सबसे बाहरी कौन सा हुआ? नेपच्यून, ठीक। और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? वो है जुपिटर, ठीक है। अब हम लोग फिर से इस चीज को देख लेते हैं। सबसे नजदीक का कौन है? मरकरी। अर्थ का क्या नंबर है? अर्थ का नंबर है 3rd। फिर 4th नंबर पे कौन है? मार्स। और 5th नंबर पे जुपिटर। और मार्स और जुपिटर के बीच में आता है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स, और सबसे बाहरी है नेपच्यून। ओके, आई थिंक आपको काफी चीजें याद हो गई होंगी। नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। लेट अस सी, एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। ओह वाओ, दैट इज अमेजिंग, गुड गुड, वेरी गुड। देखिए सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग 1 सन। जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं या अपने किसी सन के अराउंड घूमते हैं या किसी के भी चारों ओर घूमते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ORBIT, ऑर्बिट, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सभी जो प्लैनेट्स हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, सभी प्लैनेट्स, ओके। आपने देखा था एस्टेरॉइड बेल्ट, आपको मैंने बताया था जो प्लैनेट्स एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और जो प्लैनेट्स एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। यानी जुपिटर से लगाए जो बाहर के प्लैनेट है उनको बोलेंगे आउटर प्लैनेट, और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये लोग इनर प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, ओके, हम देखिए अर्थ के बारे में ये डिटेल में बताया जा रहा है। अर्थ या कोई भी प्लैनेट, अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पे, ठीक है। देखिए ये रोटेशन दिखा रहा है। अर्थ takes 365 days to complete one orbit। अर्थ सूरज के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 डेज, जिसे कि हम लोग बोलते हैं 1 ईयर, 1 साल। इसीलिए 1 साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ही समय वो लेती है सूरज का एक चक्कर लगाने में। ओके, अब यहां पर हम लोग अपने जो भी प्लैनेट्स हैं सभी प्लैनेट्स के साइज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम लोग सभी प्लैनेट्स के साइज देखिए सबसे छोटा प्लैनेट हम कौन सा है? प्लूटो, ओके। वैसे तो हम लोग इसको प्लैनेट मानते नहीं है बहुत, और उससे फिर बड़ा है मून। तो इन दोनों को प्लैनेट नहीं मान सकते, लेकिन बस इन्होंने साइज कंपेयर करने के दे दिया है। हम लोग प्लैनेट पे आते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। उससे थोड़ा सा बड़ा है मार्स, फिर वीनस, अर्थ, ओके, फिर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, ठीक है। तो आपको कौन सा याद रखना है? पहली बात सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? वो जुपिटर है। और साइज के अनुसार अर्थ की क्या पोजीशन है? 1 2 3 4।
ये साइज के अनुसार है, ठीक है, याद रखिएगा, ये साइज के अनुसार है फोर्थ पोजीशन अर्थ की। लेकिन अगर हम सूरज से दूरी के अनुसार देखेंगे तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, अर्थ थर्ड नंबर पे आएगा। दूरी के अनुसार, सूरज से दूरी के अनुसार अर्थ थर्ड नंबर पे है, और साइज के अनुसार अर्थ फोर्थ नंबर पे है, और सबसे बड़ा है जुपिटर। ओके, तो हम लोग ये मार्स है, हम लोग यहाँ मार्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, रेड प्लैनेट। तो मार्स को हम लोग कहते हैं रेड प्लैनेट क्योंकि ये हमें रेड कलर का दिखता है, मतलब जो उसका जो हमें ये रेड कलर की लाइट निकलेगी इससे। रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसी कारण इसका कलर रेड है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, लोहा। जहां हम लोग किसको देख रहे हैं, जहां हम लोग देख रहे हैं जुपिटर, ठीक है, ये जुपिटर है। ओके, तो ये आपके दो स्पेस के मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके इत्मीनान से पूछ सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन यू श्योरली।